अली अमीन गंडापुर को मुझ पे नहीं इमरान खान साहब पे गुस्सा है, उनको मैंने नहीं हटाया था, इमरान खान साहब ने हटाया था। इसके साथ साथ अलीमा खान साहबा ने यह भी कहा कि जो लोग इमरान खान साहब के लिए नहीं लड़ सकते पीटीआई के अंदर, वो साइड पे हो जाए। सोहेल अफरीदी को तब्दील करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। खालिद यूसुफ चौधरी हैं इमरान खान साहब के वकील, उनकी मुझे कॉल आई। उन्होंने कहा कि आज खान साहब ने आपका जिक्र किया, इमरान खान के दौरे हुकूमत में गुर्बत में कमी आई। ये लोग छोड़ के गए थे 21% पे, इमरान खान उसको छोड़ के गया 18% पे। तासुर ये पाया जाता है कि अजमा बुखारी साहिबा की वजह से पंजाब हुकूमत को काफी ज्यादा सुबकी का सामना करना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अलीमा खान साहिबा ने बरतानवी अखबार इंडिपेंडेंट से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अली अमीन गंडापुर को मुझ पे नहीं इमरान खान साहब पे गुस्सा है, उनको मैंने नहीं हटाया था, इमरान खान साहब ने हटाया था। इसके साथ साथ अलीमा खान साहिबा ने यह भी कहा कि जो लोग इमरान खान साहब के लिए नहीं लड़ सकते पीटीआई के अंदर, वो साइड पे हो जाए। मैंने आपके साथ ये खबर पहले भी शेयर की थी कि खान साहब के खानदान के बड़े संगीन नौयत के तहफुजात हैं। जो सारा मामला चल रहा है खान साहब की सेहत के हवाले से, और जिस किस्म के बयानात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की जानिब से आए, कुछ लोगों की जानिब से आए, जिसमें इस तरह का तासुर मिला कि हुकूमत जो भी फैसिलिटीज दे रही है, हुकूमत जैसे इलाज कर रही है, हमें उसके ऊपर इत्मीनान है। लेकिन खानदान वाले ये कहते हैं कि भाई हमें किसी किस्म का कोई कॉन्फिडेंस नहीं है जब तक खान साहब के अपने डॉक्टर नहीं जाएंगे, जब तक हमें खुद पता नहीं चलेगा कि वहां पे क्या टेस्ट हो रहे हैं, खान साहब के ब्लड टेस्ट का क्या रिजल्ट है, क्योंकि जो उनके टेस्ट हो रहे हैं उनके रिजल्ट्स इवन खान साहब को भी नहीं बताए जा रहे। अच्छा, इंडिपेंडेंट से उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि अली अमीन गंडापुर साहब को मुझ पर नहीं इमरान खान साहब पर गुस्सा है। आपको याद होगा कि अली अमीन गंडापुर साहब ने एक दफा यह भी कह दिया था कि अलीमा खान साहबा को किसी एजेंसी की पुष्टपनाही हासिल है। और हालिया दिनों में अगेन उन्होंने जब इंटरव्यूज वगैरह दिए और गैर मामूली तौर पर उन्होंने अगेन पीटीआई के अपने लोगों के ऊपर तनकीद शुरू कर दी। अलीमा खान साहबा पे तनकीद की, बुशरा बीबी के हवाले से जो उन्होंने गुफ्तगू की उसके ऊपर भी काफी ज्यादा तनकीद हो रही है। फिर उन्होंने जो सनम जावेद के हवाले से कहा उसके ऊपर भी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि जब सारी उनकी जमात कॉन्सेंट्रेट कर रही थी कि खान साहब की सेहत के मामले के ऊपर प्रेशर डालना है हुकूमत पर, अली अमीन साहब ने आके ऐसी कंट्रोवर्शियल बातें की कि बहस का रुख बदल गया। अच्छा, अब ये जो खान साहब की सेहत वाला मामला है, जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया कि खान साहब की बहनें और उनका खानदान बहुत ज्यादा फिक्रमंद है। अच्छा, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं, वो हुकूमत की जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं उससे मुतमईन नहीं है, और वो बड़ी सख्त बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि हम इन रिपोर्ट्स को नहीं मानते, लेकिन कुछ सीनियर लोग कहते हैं कि जी हमें ये रिपोर्ट्स में इस चीज पे भी इत्मीनान है, उस चीज पे भी इत्मीनान है। ये मैं आपको इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे बता रहा हूं कि जो सोहेल अफरीदी है वो इस चीज को नहीं मानते। सोहेल अफरीदी ने मीटिंग्स के अंदर बैठ के कहा है कि आप कैसे कह सकते हैं कि 6/6 उनकी नजर ठीक है। इतनी तो 18 साल के बंदे की नहीं होती। जो हुकूमत आपको बता रही है आप उसके ऊपर जो है एक तरह से एतमाद कर रहे हैं। जब इमरान खान साहब ने अंदर से कह के भेजा है कि भाई 85% मुझे नजर नहीं आता, तो आप लोगों को बाहर बैठे हुए कैसे पता चल रहा है? आप कैसे उस रिपोर्ट के ऊपर एतमाद कर सकते हैं जो हुकूमत की जानिब से बनवाई गई है? ये सोहेल अफरीदी ने इसके ऊपर बड़ा सख्त स्टांस लिया, और फिर उन्होंने इमरान खान साहब की रिहाई के लिए यह भी कहा कि हम कोई रिहाई फोर्स बनाएंगे जो पुरअमन आइन के अंदर रहते हुए नौजवानों के फोर्स होगी, या नौजवानों का एक ऑर्गेनाइजेशन होगी जो पुरअमन एहतजाज करेंगे आइन के दायरे के अंदर रहते हुए। उस पर भी काफी ज्यादा तनकीद हो रही है, और अभी तक ये मामला जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत है उनके साथ डिस्कस नहीं हुआ। आज ये मामला शायद पॉलिटिकल कमेटी के अंदर डिस्कस हो, इससे पहले ये डिस्कस नहीं हुआ। और इसी वजह से बहुत सारे लोगों ने जब उनसे पूछा गया सीनियर क़यादत से, तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कि सोहेल अफरीदी साहब के जहन में क्या है। सोहेल अफरीदी साहब ने ये जो ऐलान किया, इसका बुनियादी मकसद ये है कि हुकूमत को ये मैसेज दिया जाए कि भाई आप जो कुछ कर रहे हैं हमें उससे इत्मीनान नहीं है। और कुछ और जगहों पे भी सोहेल अफरीदी ने कुछ बड़ी सख्त बातें की हैं। ये मैं आपको इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे बता रहा हूं। एक शख्सियत ने मुझे बताया जिसका ताल्लुक वफाकी हुकूमत से है, उन्होंने कहा कि ये सोहेल अफरीदी बड़ी गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू करते हैं। जी हाँ जी, उन्होंने कहा इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में ये सख्त बातें कर जाते हैं, ये ऐसी बातें करते हैं जो इनको नहीं करनी चाहिए। हाँ जी, और वो कहते हैं जी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग थी तो सोहेल अफरीदी ने कहा कि या तो मैं सदारत करूंगा, ये क्योंकि मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूं, अगर मैं सदारत नहीं करूंगा तो फिर जो है कोई भी उसको हेड नहीं करेगा। कोई वफाक से आके कोई वफाकी वजीर या कोई और मोजिज वजीर आके उसकी मीटिंग को चेयर नहीं करेगा, फिर सारे राउंड द टेबल बैठेंगे
और उसी मीटिंग के अंदर इन्होंने कोई और सख्त बातें वगैरह भी की। अब ये वफाकी काबीना में बैठे हुए एक मोजिज दोस्त ने मुझे बताया, एक मोजिज वजीर ने ये बताया, तो उन्होंने कहा जी ये कैसी तरबियत की हुई है इमरान खान साहब ने, इसको वजीर आला बना दिया है और ये इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में बैठा हुआ बड़ी सख्त बात कर देता है कि जी आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं। अब इस तरह की बातें तो नहीं होनी चाहिए। तो हुकूमत जो है कुछ लोगों से, जो तहरीक इंसाफ के कुछ लोग हैं, उनके मौकिफ से मुतमईन है, लेकिन सोहेल आफरीदी के हवाले से अभी भी उनकी बहुत ज्यादा रिजर्वेशंस हैं। और मुझे ये लगता है कि सोहेल आफरीदी को तब्दील करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। पहले वो जो सारा, आपको याद होगा कि तीरा से लोग निकले, उसका प्रेशर डालने की कोशिश की गई सोहेल आफरीदी के ऊपर, लेकिन वो मामला बन नहीं सका और वो एक तरह से बैकफायर कर गया। और फिर आपने देखा कि कैसे हुकूमत ने उसके ऊपर यू टर्न लिया। वफाकी वजीर पहले क्या कह रहे थे, बाद में वो क्या कह रहे थे। लेकिन ये इमरान खान साहब की सेहत वाले मामले पे जिस तरह अली अमीन साहब अचानक सामने आ गए, कुछ और चीजें हो गई, मुझे ये लगता है कि दोबारा सोहेल आफरीदी को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश होगी, लेकिन वो मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि जब भी स्ट्रीट मूवमेंट वगैरह होगी, लोगों के साथ इंटरेक्शन होगी, सोहेल आफरीदी साहब जो हैं उनका कनेक्शन है आम लोगों के साथ। और कनेक्शन क्या है? कनेक्शन ये है कि इमरान खान साहब ने उनको नामजद किया हुआ है, उनको बनाने वाले भी इमरान खान साहब हैं। अगर कोई उनको उतारेगा तो वो भी इमरान खान साहब ही उतारेंगे। जिस तरह अलीमा खान साहब ने कहा कि अली अमीन ये समझता है कि शायद मैंने जो है अली अमीन को उतरवाया है, लेकिन असल में उसका गुस्सा जो है वो इमरान खान के ऊपर है। अच्छा, अब जब अली अमीन साहब को खान साहब तब्दील करने वाले थे, उससे कुछ दिन पहले अदालत के अंदर, यानी जेल के अंदर जो अदालत लगती है, वहां पे उनका मुकदमा चलता था और खान साहब वकला से बात करते थे, अपने दीगर जो उनके लोग उधर आए होते थे उनसे बातचीत होती थी। तो उस दिन मैं बैठा हुआ था, शाम का टाइम था, मुलाकात खत्म हो चुकी थी, जो मतलब वो मुकदमा वगैरह। तो खालिद यूसुफ चौधरी हैं इमरान खान साहब के वकील, उनकी मुझे कॉल आई। उन्होंने कहा कि आज खान साहब ने आपका जिक्र किया है और कुछ उन्होंने बातें की। तो मैंने कहा अच्छा, शायद किसी चीज में कोई जिक्र आ गया हो। तो मैं कोई किसी रिकॉर्डिंग वगैरह में बैठा हुआ था, तो मैंने कहा मैं बाद में आपसे बात करता हूँ। थोड़ी देर बाद मुझे एक और उनके बड़े सीनियर वकील की कॉल आई। उन्होंने कहा कि आज खान साहब ने जिक्र किया और खान साहब ने कहा कि कुछ दिन पहले मेरे पास टीवी का एक्सेस था और टीवी चैनल्स में देख सकता था, और एक दो दिन मैंने टीवी चैनल देखे और मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर मैंने अतर काजमी को देखा है। वो अली अमीन के ऊपर ये भी तनकीद कर रहा था, वो अली अमीन के ऊपर वो भी तनकीद कर रहा था। अगर अतर काजमी जो है वो बड़ी नपी तुली बात करता है और वो इंडिपेंडेंट बात करता है, अगर वो अली अमीन के ऊपर इस तरह की तनकीद कर रहा है, तो इट मीन्स कि अली अमीन के बारे में जो मेरे खदशात हैं वो दुरुस्त हैं। फिर मुझे तहरीक इंसाफ के एक और सीनियर लीडर की कॉल आई। उन्होंने कहा जी खान साहब ने आज आपका जिक्र किया और उन्होंने कहा कि अली अमीन के ऊपर अतर ने ये तनकीद किया। तो वो लीडर मुझे कहता है मुझे लगता है कि अब खान साहब ने जो ये बात किया वो अली अमीन को तब्दील कर देंगे। अब मेरा तो इसमें कोई कसूर नहीं है। कल कोई कहे कि जी भाई आपने अली अमीन को उतरवाया, अब ये कहना कि जी वो बहनों ने अली अमीन साहब को उतरवाया, नहीं। खान साहब के पास जो मुख्तलिफ जराए से इंफॉर्मेशन जा रही थी, मीडिया भी वो पढ़ते हैं, डॉन अखबार भी उनके पास आ रहा था, कुछ चैनल्स वगैरह भी उनके पास आ रहे थे, कुछ लोग भी जाके उनको मिलते थे, तो वो सारी चीजों को देखते हैं। कुछ लोग जो ये कहते हैं ना कि जी वो तो अंदर बैठा हुआ है, उसको किसी चीज का पता नहीं है, ये मेरे ख्याल में उनकी खाम ख्याली है। और अली अमीन साहब बार बार ये कहते हैं कि जी वो तो अंदर बैठे हुए, उनको पता नहीं है, ये आपकी खाम ख्याली है। उनको सब कुछ पता है कि बाहर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, और उनको ये भी पता है कि कौन किस तरफ से खेल रहा है, कौन कैसा खेल रहा है, कौन नहीं खेल रहा या कौन नहीं खेलना चाहता। ये सारी चीजों का उनको अंदाजा है और उसी के मुताबिक फिर वो अपने फैसले करते हैं। और यही बात अलीमा खान साहब ने कही कि भाई अगर उनको गुस्सा है तो असल में गुस्सा उनको इमरान खान के ऊपर है, लेकिन उसको वो कुछ कह नहीं सकते, तो फिर वो हमें टारगेट करते हैं। तो जहां तक मैं सोहेल आफरीदी का ताल्लुक है, उसको मजीद टारगेट किया जाएगा, उसको कंट्रोवर्शियल बनाने की पहले दिन से कोशिश है। इस निजाम को सोहेल आफरीदी तो पहले दिन से काबिल कबूल नहीं था। उसको किसने ड्रग माफिया कहा? वफाकी वुजरा ने। पंजाब में जब वो गए, किस किस्म की उनके हवाले से गुफ्तगू की गई, किस किस्म की ट्वीट्स की गई। वफाकी वुजरा टीवी पे बैठ के कहते हैं जनाब वो उसका ये है तो उसका वो है, और ड्रग माफिया के साथ है और खुदा न खास्ता दहशतगर्दों के साथ उसको हमदर्दियां हैं। तो वो तो कतन उनको काबिल कबूल नहीं था। लेकिन जब वो अवामी रद्द अमल आया और अवाम जैसे उसके पीछे खड़ी हुई, क्योंकि वो इमरान खान साहब की चॉइस थे, तो फिर वफाकी हुकूमत का रवैया बदल गया। फिर उन्होंने एंगेजमेंट करना शुरू कर दी, वजीर आजम साहब से भी मुलाकात हो गई, दीगर चीजों में भी मुलाकातें होना शुरू हो गई। तो अब ये जो बीमारी वाला मामला है, इसके अंदर दोबारा जो है सोहेल आफरीदी साहब को कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है कि खान साहब की रिपोर्ट्स के हवाले से अगर किसी ने सबसे ज्यादा तहफुजात का इजहार किया तो वो सोहेल आफरीदी है। उसने कहा कि मैं तो इसको नहीं मानता हूं। कुछ सीनियर क्यादत जो बयान दे रही थी कि भाई उनकी आंखें ठीक है, एक जगह पे एक बड़े सीनियर लीडर को सोहेल आफरीदी ने कहा कि भाई आप ये कैसे कह रहे हैं कि उसकी आंख ठीक हो गई है?
तो उनका मौकिफ काफी हद तक वैसा ही है जैसे खान साहब के खानदान वालों का है कि मामलात इतने सादा नहीं है जितने बताए जा रहे हैं, और खान साहब के जो जाती मौलिज हैं, जो उनके अपने डॉक्टर्स हैं, उनको खान साहब तक रिसाई दी जाए। अच्छा, एक और जो खबर है बड़ी इंपॉर्टेंट है, एहसन इकबाल साहब वफाकी वजीर हैं, उन्होंने ये कहा है कि जी गुर्बत में पता नहीं 7% इजाफा हो गया, और ये जो इजाफा है ये पीटीआई के दौर से शुरू हुआ, और नून लीग के दौर में गुर्बत कम हो रही थी, लेकिन जब पीटीआई आई तो उसके बाद जो है गुर्बत में इजाफा होना शुरू हो गया। अच्छा, अब मैं थोड़े से आपके साथ हकायक शेयर करना चाहता हूं। जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 2001 से 2015 तक पाकिस्तान में जो गुर्बत की शरह में सालाना 3% कमी हो रही थी, लेकिन 2015 के बाद जनाब उसमें इजाफा होना शुरू हो गया। 2019-20 में जब ये अगर आप इसको देखें, उस वक्त गुर्बत की शरह 24% थी। जी हाँ जी, 24.7% थी। 2021-22 में जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, गुर्बत की शरह कम होकर 18% पे आ गई। अब इमरान खान की हुकूमत ने गुर्बत को छोड़ा 18% पे। जब नून लीग की हुकूमत का खात्मा हुआ था 2018 में, उस वक्त गुर्बत की शरह थी जनाब 21%। तो 3% कम पे छोड़ के गई इमरान खान साहब की हुकूमत, जिसमें कोरोना भी आया था। लेकिन जो ही इनकी हुकूमत आई 2022-23 माली साल 2022-23 जब पीडीएम की हुकूमत आ चुकी थी, तो गुर्बत की शरह 18% से बढ़कर 24% पर चली गई, ऑलमोस्ट 25% पर, 24.8% पर। इमरान खान साहब की हुकूमत में जब खात्मा हुआ 18% थी वो, जब ये लोग आए ये उसको ऑलमोस्ट 25% पे ले गए। 2023-24 में आगे ये 25% से भी ज्यादा हो गई, और 2025 में आके ये ऑलमोस्ट जो है 29% के करीब चली गई। तो इनके दौर में गुर्बत में इजाफा हुआ है। वो जो ये कह रहे हैं ना गुज़िश्ता 6-7 साल से गुर्बत में इजाफा हो रहा है, नहीं, इमरान खान के दौरे हुकूमत में गुर्बत में कमी आई। ये लोग छोड़ के गए थे 21% पे, इमरान खान उसको छोड़ के गया 18% पे। अब अगर इसमें इजाफा हुआ है तो जब से इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा हुआ है, गुज़िश्ता तकरीबन 4 सालों के दौरान गुर्बत में इजाफा हुआ, और इस वक्त गुर्बत की जो शरह है वो ऑलमोस्ट 28-29% है। तो हुकूमती ये दावा वो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के बरक्स है, जो एहसन इकबाल साहब की जानिब से किया जा रहा है कि जी गुज़िश्ता 7-8 सालों के दौरान गुर्बत में इजाफा हो रहा है। नहीं, गुर्बत में इजाफा जब से PDM 1 की हुकूमत आई थी, जब से नून लीग और इनकी पीपल्स पार्टी वालों की हुकूमत आई है, तब से गुर्बत में इजाफा होना शुरू हुआ है। उससे पहले भी इजाफा हुआ था, लेकिन फिर उसमें कमी आ गई थी, और इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में वो जब गए थे तो उस वक्त तकरीबन 18% थी गुर्बत की शरह। अच्छा जी, जो मरियम बीबी की हुकूमत ने जहाज खरीदा है उसके ऊपर अब BBC भी रिपोर्ट कर रहा है, कल मैं उनकी खबर पढ़ रहा था, अभी तक उसकी जो रजिस्ट्रेशन है जहाज की वो अभी भी अमेरिका में है, और अमेरिका की कोई कंपनी, कोई ट्रस्ट है, वो उसको ओन करता है, उसके नाम पे रजिस्ट्रेशन है। पाकिस्तान में कब रजिस्ट्रेशन होगी, एयर पंजाब कब बन रही है, बहुत सारी खबरें इस तरह की आ रही हैं। अच्छा, हुकूमत पंजाब ने जो जहाज खरीदा है उसके ऊपर बहुत सारे ऐसे दोस्त हमारे जो अमूमन इतनी ज्यादा तनकीद नहीं करते हुकूमत के ऊपर, पंजाब की हुकूमत के ऊपर, वो भी इस मामले के ऊपर तनकीद भी कर रहे हैं। ये सामने आप देख सकते हैं, हसन अयूब साहब ने बाकायदा एक व्लॉग के अंदर इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अज़मा बुखारी साहिबा ने झूठ बोलकर मरियम नवाज साहिबा को रुसवा करवाया है। उन्होंने कहा कि जब जहाज की खरीदारी का पूछा गया तो उन्होंने इसे झूठ से छुपाने की कोशिश की, ये एयर पंजाब के लिए खरीदारी है। इसके बाद सारे मीडिया ने इस झूठ को एक्सपोज कर दिया, और उन्होंने कहा कि अब ये जो अज़मा बुखारी साहिबा अगर इस पे जैसे कहते हैं कि एक ज्यादा मुनासिब मौकिफ लेती और जो भी हकायक थे वो बता देती तो वो ज्यादा बेहतर होता। अच्छा, कुछ लोग तो अब ये भी कह रहे हैं, यहां तक कह रहे हैं कि अज़मा बुखारी साहिबा को, बहुत सारे ऐसे सहाफी जो अमूमन हुकूमत पे तनकीद नहीं करते, कि अज़मा बुखारी साहिबा की वजह से जिस तरह के मामलात बन रहे हैं उससे लगता ऐसे है कि मीडिया मैनेज तो नहीं हो रहा। देखिए मेरी मीडिया मैनेज तो नहीं हो रहा, उल्टा हुकूमत की सुबकी हो रही है और हुकूमत को उससे काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। जिस तरीके से सहाफी खुर्रम इकबाल को उठाया गया और फिर उन्होंने कहा कि जी उसने फेक वीडियो शेयर किया, और हर बंदे ने कहा भाई ये फेक वीडियो नहीं, ये तो स्लिप ऑफ टंग था मरियम बीबी का और ये जेन्युइन वीडियो थी, लेकिन उन्होंने उसको भी फेक वीडियो करार दे दिया। एक तरह से जस्टिफाई किया खुर्रम इकबाल की गिरफ्तारी को, गिरफ्तारी क्या बल्कि उसको जिस तरीके से उठाया गया। इसी तरह जब वो खातून और बच्ची गिरी खुले गटर में, उन्होंने कहा कि ये फेक न्यूज है, उसको भी उन्होंने दबाने की कोशिश की, उस पर भी तनकीद हुई पंजाब हुकूमत पे। और अब ये जहाज वाला जो मामला है इसके ऊपर तो बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है और बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई ये हालत है कि जिस मुल्क में गुर्बत की शरह में गुज़िश्ता 4 सालों में इजाफा हो रहा है,
ये आप लोगों की हुकूमत की कारकर्दगी है, नून लीग की। सेंटर में इनकी हुकूमत है, पंजाब में इनकी हुकूमत है, बलोचिस्तान में इनके इत्तेहादियों की हुकूमत है, सिंध में इनके इत्तेहादियों की हुकूमत है, लेकिन 4 साल से गुज़िश्ता इस मुल्क में गुर्बत में इजाफा हो रहा है और ये अपने लिए जहाज इस तरह के लग्जरी खरीद रहे हैं, तो उसके ऊपर काफी ज्यादा तनकीद हो रही है। तो तासुर ये पाया जाता है कि अज़मा बुखारी साहिबा की वजह से पंजाब हुकूमत को काफी ज्यादा सुबकी का सामना करना पड़ रहा है और इसी वजह से ये हसन अयूब साहब ने अपने व्लॉग में बाकायदा इतना बड़ा ऊपर लिखा हुआ है, अज़मा बुखारी के झूठ ने मरियम नवाज को रुसवा कर दिया। अब इससे आपको तो अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं अज़मा बुखारी साहबा के हवाले से हसन अयूब साहब के व्लॉग में। अच्छा जी, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने सोराब बरकत के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। सोराब बरकत आपको पता है कि 87 दिन हो गए हैं वो उनको गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद से उनकी अभी तक बेल नहीं हो सकी। उनका मामला अदालत के अंदर चल रहा है, पहले लोअर कोर्ट में था, फिर वो हाई कोर्ट में गया, फिर वो सुप्रीम कोर्ट तक गया। तो उसके ऊपर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने गुज़िश्ता रोज ये ट्वीट की हुई थी, ये सामने आप देख सकते हैं। जर्नलिस्ट सोराब बरकत हैज बीन अंडर डिटेंशन फॉर 87 days since he was arrested from Islamabad International Airport on 26th of November 2025. Authorities have filed cyber terrorism and other cases against him under the Prevention of Electronic Crimes Act पीका के तहत उनके ऊपर ये मुकदमा वगैरह कायम किया गया। तो बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक का इदारा इसके ऊपर तनकीद कर रहा है, शहबाज हुकूमत के ऊपर तनकीद कर रहा है, जैसे उन्होंने सहाफ़ी सोराब बरकत के ऊपर केसेस किए हैं और जिस तरीके से उसको अभी तक डिटेंशन में रखा गया है, उस हवाले से आलमी सतह पे जो आलमी इंसानी हकूक के इदारे हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी ट्वीट के अंदर इस चीज का इजहार किया। अच्छा जी, अगली स्टोरी PIA का जो न्यूयॉर्क में होटल है रोजावेल्ट होटल, और जिसकी अक्सर ये कहा जाता है कि प्राइवेटाइजेशन होने लगी है और फिर कोई ना कोई मसला बन जाता है। अच्छा, उस हवाले से यानी उस होटल के हवाले से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक बड़ी लंबी ट्वीट की कि अमेरिका के साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है और कोई इकोनॉमिक जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बन गई है, ये है वो है। मैंने वो पूरी ट्वीट पढ़ी, ऑब्वियसली वो इंग्लिश में थी, पर हमारे भी दोस्त हैं नून लीग वगैरह में, वो हमें समझा देते हैं अगर इंग्लिश में कोई चीज समझ ना आ रही हो, यानी हुकूमत के अंदर जो दोस्त हैं अभी, इसलिए कि हुकूमत ही सब कुछ कर रही है तो उन्हीं से पूछना पड़ता है। तो मैंने उनसे पूछा तो उससे मुझे तासुर ये मिला कि ये जो PIA का होटल है न्यूयॉर्क में, इसको ये शायद बेचना चाहते हैं। अब इस पूरी इबारत बड़ी लंबी है, लेकिन इसके आखिरी जो 2 पैराग्राफ हैं उसमें जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ है उसमें लिखा हुआ है, गिवन द रोजावेल्ट होटल्स प्राइम मैनहट्टन लोकेशन और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क्स जोनिंग एंड म्यूनिसिपल प्रोसेसेस, इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन एम्स टू रिड्यूस execution risk, enhance regulatory clarity and maximize transaction value। बहुत सारी इस तरह की चीजें, मतलब जिसे कहते हैं ना, बहुत ज्यादा शेर व शायरी है। समझ मुझे नहीं आ रही कि ये करना क्या चाह रहे हैं, बेचना चाह रहे हैं होटल को। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारी इंग्लिश तो उतनी मजबूत नहीं है, लेकिन नून लीग के कुछ दोस्त हैं हमारे जो हुकूमत में, फिर वो समझा देते हैं। तो आखिरी पैराग्राफ भी मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के सुनाता हूं। द ऑब्जेक्टिव रिमेन्स टू सिक्योर मैक्सिमम वैल्यू for this property in alignment with government's privatization strategy while strengthening Pakistan United States economic ties। तो ये जो प्राइवेटाइजेशन का इसमें जिक्र है आखिरी पैराग्राफ में, उससे मुझे ये लगता है कि शायद इस होटल को बेचने की तैयारी है। PIA का ये होटल बेचा जा रहा है और जिस शख्सियत से जो हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री के हैं, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं, उनकी मुलाकात हुई स्टीव विटकॉफ से, वो भी ट्रंप फैमिली के बड़े करीब समझे जाते हैं, उनसे उनकी मुलाकात हुई और वहां पे ये सारा MOU वगैरह साइन हुआ। अच्छा, अब इस MOU के ऊपर जो रजा रुबानी साहब हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट इशू की है। उन्होंने कहा है कि ये जो मामला है रोजावेल्ट होटल वाला, इसको पाकिस्तान की पार्लियामेंट के सामने रखा जाए, ये नहीं कि बाहर बाहर आप किसी को भेज दें। अब स्टीव विटकॉफ जो है वो ट्रंप फैमिली के भी बड़े करीबी समझे जाते हैं और आपको पता है कि मशरक़ वुस्ता में भी जो उनका किरदार है वो भी ट्रंप साहब की वजह से है। तो रजा रुबानी साहब भी इस पे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं कि PIA की ये मलकियत है, ये होटल, ये किसको बेचा जा रहा है, कैसे बेचा जा रहा है, कैसे इसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, इसके सारे मामला पार्लियामेंट के सामने रखे जाएं। अब देखते हैं जनाब कब इस होटल को बेचा जाता है या नहीं बेचा जाता, लीज पे दिया जाता है, क्या किया जाता है। लेकिन बड़ी लंबी ट्वीट की गई है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जानिब से। मेरे ख्याल में थोड़ी से सादा अल्फाज में अगर समझा दें कि आपके जहन में क्या है, आप क्या करना चाह रहे हैं, बेचना चाह रहे हैं, इसको लीज पे देना चाह रहे हैं, किस तरीके से मैक्सिमाइज करेंगे इससे रेवेन्यू, तो वो थोड़ा सा शायद मामला मजीद क्लियर हो जाए।
अच्छा जी, बोर्ड ऑफ पीस की आपको पता है कि हाल ही में पहली मीटिंग हुई, पाकिस्तान भी उसमें शामिल है और ये भी बार बार कहा जा रहा है कि जी सदर ट्रंप जो है उन्होंने ये जंग भी रुकवा दी, वो जंग भी रुकवा दी, वो दुनिया के अमन के लिए बड़ा काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो भी अक्सर ये कहती रहती है, लेकिन सदर ट्रंप साहब जो है वो अभी भी ईरान को धमकियां दे रहे हैं कि भाई हम आप पे किसी वक्त भी हमला कर सकते हैं, हमारी बात मान जाओ। और इस वक्त जो बैन अवी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और मुख्तलिफ जो आलमी सतह पे वेल कनेक्टेड लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि अमेरिका एक लंबी जंग की तैयारी कर रहा है जो कई हफ्ते जारी रह सकती है, जिसका मकसद ये है कि ईरान के अंदर रजीम चेंज हो, क्योंकि इसराइल को ईरान की हुकूमत काबिल कबूल नहीं है। तो अब इस ट्रंप के लिए हम नोबेल पीस प्राइज की बात तो करते हैं, ये ट्रंप साहब जो है ये जाते हैं वेनेजुएला में, उनके सदर को उठा के ले आते हैं, साथ उसकी बीवी को भी उठा के ले आते हैं, ये हमला कर देते हैं ईरान के ऊपर भी। बाकी दीगर जगहों पे जो इनका किरदार है वो भी सबके सामने है। तो इतने बड़े कोई वो पीस मेकर नहीं है। वो जो कुछ वो कर रहे हैं मशरिक वस्ता में, उसका बुनियादी मकसद जो है वो इसराइल को तहफ़्फ़ुज़ देना है, इसराइल को महफूज बनाना है और इसराइल के लिए वहां पे आसानियां पैदा करनी है। और कोई भी ऐसी हुकूमत जिससे इसराइल को किसी किस्म का भी खतरा हो, उस हुकूमत का खात्मा उनका मिशन है। ये सामने आप देख सकते हैं, गुज़िश्ता रोज ब्रेकिंग न्यूज आ रही थी अल जजीरा की कि इसराइल ब्लॉक्स फलस्तीनियंस फ्रॉम फर्स्ट फ्राइडे प्रेयर्स ऑफ रमजान एट अल अक्सा मॉस्क कंपाउंड इन ऑक्यूपाइड ईस्ट जेरूसलम। तो एक तरफ आप पीस की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ मस्जिद अक्सा में फलस्तीनी नमाज भी नहीं पढ़ सकते। पहला जुम्मा जो आया रमजान का, वहां पे इसराइली फोर्सेस ने जनाब उनका ब्लॉक कर दिया, वहां पे लाठी चार्ज भी होता है, मस्जिद के अंदर जो घुसते हैं, बेरुमती करते हैं, अभी भी उनका वही रवैया है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जी वो बहुत सारे मामला बेहतर हो रहे हैं। मुझे नहीं लगता, मुझे ये लगता है कि ये जो सारा मामला है, ऑब्वियसली जो फलस्तीनियों का कत्लेआम हो रहा था वो तो रुका, लेकिन अमेरिका का इसमें जो मेन मकसद है वो इसराइल के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ करना है। इसी वजह से इसराइल इसमें शामिल है बोर्ड ऑफ पीस में, फलस्तीन इसके अंदर उस तरह शामिल नहीं है। और फिर कत्लेआम जो है, नस्ल कुशी की, इसराइल ने तबाह कर दिया पूरे गजा को। और दुनिया भर से कहा जा रहा है कि आप डॉलर्स दें, आप पैसे प्लेज करें और वहां पे हम रिकंस्ट्रक्शन करेंगे। रिकंस्ट्रक्शन तो उनको करनी चाहिए जिनके हथियार वहां पे इस्तेमाल हुए, जो इसराइल को हथियार देते हैं, जिन्होंने वहां पे नस्ल कुशी की। पर एनीवे ये जो है, अगर वहां पे कोई पीस डील हो जाती है और फलस्तीन के स्टेटहुड को मान लिया जाता है, जो पाकिस्तान का दरीना मौकिफ है, हमारे वजीर आजम साहब ने भी गालिबन उसको दोहराया और यही पाकिस्तान का मौकिफ है, तो अच्छी बात है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जो सारी पीस एफर्ट की जा रही है इसका मकसद फलस्तीनियों को आज़ादी देना है। इसका मकसद अमेरिका का जो मकसद होगा और इसराइल का जो इसका मकसद होगा, उनकी कोशिश होगी कि किसी तरीके से जो ऑक्यूपेशन है उसको लेजिटिमाइज किया जाए और मजीद जो फलस्तीनी एरियाज हैं उनको भी इसराइल के जेर कंट्रोल दे दिया जाए, या कम से कम उन एरियाज को फलस्तीनियों के असर से आज़ाद करवा लिया जाए, फलस्तीनी जो रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं उनके असर से आज़ाद करवा लिया जाए। अब दूसरा इसका आर्गुमेंट ये है कि अगर बोर्ड ऑफ पीस में ये सारे ममालिक शामिल ना हो, जैसे पाकिस्तान हो गया, इंडोनेशिया हो गया, सऊदी अरब हो गया, जो मुसलमान ममालिक हैं, तो दीगर ममालिक शामिल हो जाएंगे और वहां पे फलस्तीनियों के हक में बोलने वाला कोई नहीं होगा। अगर ये लोग टेबल पे बैठे होंगे तो हो सकता है कि ये फलस्तीनियों के लिए कोई बेहतर डील वहां से निकलवा सकें। पर एनीवे, इस बोर्ड ऑफ पीस की जो हैयत है, जो इसकी कॉम्पोजिशन है, उसके ऊपर एक ये भी एतराज होता है कि जो बड़ी बड़ी वेस्टर्न पावर्स हैं उन्होंने अपने आप को इससे अलहदा रखा है और बहुत सारे जो ममालिक इसमें शामिल हैं वो सब इतनी, जिसे आप कह सकते हैं कि इतना पॉलिटिकल क्लाउट नहीं रखते आलमी सतह पे कि वो अमेरिका के किसी फैसले को वीटो करें या चैलेंज करें। वो अपनी कोई इनपुट तो दे सकते हैं लेकिन उनके फैसले को चैलेंज नहीं कर सकते या उसको वीटो नहीं कर सकते, और ना ही वो बोर्ड ऑफ पीस में उनके किसी फैसले को वीटो करेंगे। पर ये तो वक्त ही बताएगा, वक्त से पहले तो आपको ये असम्पशन नहीं क्रिएट कर सकते। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि अमेरिका जो है मशरिक वस्ता में अगर किसी के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा तो वो इसराइल के मफादात उसको ज्यादा मुकदम है। बाकी फलस्तीनियों का मुकदमा हो सकता है कि पाकिस्तान लड़ने की कोशिश करे, सऊदी अरब लड़ने की कोशिश करे, दीगर ममालिक लड़ने की कोशिश करें, लेकिन मुझे तो कम अज कम कोई इतनी गलत फहमी नहीं है कि अमेरिका जो है या इसराइल जो है वो कुछ करेंगे और उसका मकसद ये होगा कि इससे फलस्तीनियों का फायदा हो। मुझे तो ऐसा होता हुआ नजर नहीं आता। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।